Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Iran Saudi SWIFT. ये जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस. इट टॉक्स अबाउट रिसेंटली विटनेस चेंज या shift in relation of Iran and Saudi Arabia, the two heavyweights of West Asia politics. So, of course, this topic is going to be important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए यहाँ पे जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हुआ उसको समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड देखना होगा. तो लेट अस रिवाइज वंस द बैकग्राउंड ऑफ वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स. वेस्ट एशिया आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को कहा जाता है वेस्ट एशियन रीजन. इसी को मिडिल ईस्ट भी कहते हैं. मिडिल ईस्ट इट इज सेड फ्रॉम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, जबकि एशिया के पर्सपेक्टिव से इसको वेस्ट एशिया कहते हैं. वेस्ट एशियन कंट्री ज़्यादातर जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बट उसमें एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, वो है इजराइल. इजराइल वाज सेटल्ड या क्रिएटेड एज अ कंट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एज अ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर जूइश पॉपुलेशन. जूइश लोग यहाँ पहले से रहते आ रहे थे और फिर यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के हिसाब से इजराइल को सेटल कराया गया. तो इजराइल कैसे एग्जैक्टली बना, क्या है, वो तो आई जस्ट होप आप जानते ही हैं. किसी और दिन हम फिर उस पर चर्चा करेंगे. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स. अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए, इस पर्टिकुलर रीजन के कंट्रीज की बात की जाए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 पावर सेंटर्स हैं: ईरान, सऊदी अरबिया एंड इजराइल, एंड ऑल 3 ऑफ देम मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर. ईरान और सऊदी अरबिया है तो दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, बट आपस में इनके हॉस्टिलिटी रहती है मेनली बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन डिवाइड, या आप कह सकते हैं कल्चरल डिवाइड ऑल्सो. ईरान पर्सियन कल्चर को फॉलो करता है, सऊदी अरबिया अरबिक कल्चर को. ईरान जो है वो सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम में बिलीव करता है. ज़्यादातर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सियाइट कल्चर को फॉलो करती है, जबकि सऊदी अरबिया यहाँ के ज़्यादातर पॉपुलेशन सुन्नी कल्चर को फॉलो करते हैं. और सऊदी अरबिया ने एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है अपने बाकी अरबिक कंट्रीज़ का, या आप कह सकते हैं सुन्नी कंट्रीज़ का, जिसमें यूएई, ओमान, यमन ये सब भी आते हैं. तो ये 3 पावर सेंटर्स हैं. अब ये जो ईरान है वो भी इजराइल के साथ हॉस्टिलिटी मेंटेन करता है, एंड सऊदी अरबिया भी मोर और लेस हॉस्टाइल रिलेशन मेंटेन करता है इजराइल के साथ. रीजन बीइंग इजराइल इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटी इस्लामिक कंट्री. इजराइल को सेटल कराया गया on a land which was originally inhabited by Palestinians, which who are Muslim population. तो उन पैलेस्टीनियंस के लिए, ईरान के लिए मन में भी, या ईरान भी सॉफ्ट कॉर्नर होल्ड करता है, और सऊदी अरबिया भी होल्ड करता है उन पैलेस्टीनियंस के लिए. और कई सारे लोग इजराइल को देखते हैं आज ये कंट्री जो इजराइल बनाया गया इन वेस्ट एशिया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, इसको एक तरीके से कोलोनियलिज्म देखते हैं कि फोर्सफुली पैलेस्टीनियन लोगों की ज़मीन को कब्जा करके इजराइल एज ए कंट्री सेटल कराया गया है. और ये कारण है कि इजराइल को जनरली एक एंटी इस्लामिक कंट्री की तरह परसीव किया जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सऊदी अरबिया एंड ईरान बोथ मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद इजराइल. तो एक बार जरा यहाँ देख लीजिए, ये 3 पावर सेंटर्स हैं: इजराइल, ईरान, सऊदी अरबिया. सऊदी एंड ईरान मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर बिकॉज ऑफ शिया सुन्नी इशू, जबकि इजराइल एंड सऊदी अरबिया मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर मेनली बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियन इशू. अब अगर इजराइल और ईरान की बात की जाए तो दे मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियन इशू प्लस वन मोर फैक्टर, दैट इज यूएस फैक्टर या ईरानियन रिवॉल्यूशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ईरानियन रिवॉल्यूशन. तो इजराइल और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी में के पीछे 2 फैक्टर्स हैं. पैलेस्टीनियन इशू तो है ही है, साथ ही साथ ईरानियन रिवॉल्यूशन भी एक कारण है. तो ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. देखिए, ईरान जो आप देश देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट एशिया में, यहाँ पे 1950s में एक डिक्टेटर रूल किया करते थे, शाह रेजा पहलवी. एंड शाह रेजा पहलवी मेंटेन्ड वेरी गुड टाइज विथ यूएस एंड अदर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूएस के एलाइज रहते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस. अब शाह रेजा पहलवी ईरान के ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, ही वुड pledge these natural resources to US and its allies at a very concessional rate. मतलब बहुत सस्ते दामों पे दे देते थे
In short, Shah Reza Pahlavi was getting support from US in order to sustain his regime in Iran. और उसके बदले में शाह रेजा पहलवी ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस यूएस को बहुत ही कंसेशनल रेट पे दिए जा रहे थे। नेचुरल सी बात है कि लोकल पॉपुलेशन को ये बात पसंद नहीं आएगी ईरान की, एंड लोकल पॉपुलेशन रिवोल्टेड अगेंस्ट पहलवी रिजीम इन 1979, जिसको नाम दिया गया है ईरानियन रिवॉल्यूशन। शाह रेजा पहलवी को तो हटाया गया ही, साथ ही साथ यूएस के अगेंस्ट भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा निकाला लोगों ने। इनफैक्ट यूएस एम्बेसी पे भी अटैक किया गया ड्यूरिंग दैट ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979, और तब से यूएस के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरह से खराब हो गए हैं। और आपको तो पता ही है कि इजराइल को यहाँ वेस्ट एशिया में सेटल कराने में यूएस हैज प्लेड ए वेरी प्रीडोमिनेंट रोल, क्योंकि यूएस, एक कारण हो सकता है कि यूएस वांटेड टू हैव अ चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया, उस कारण से उसने इजराइल को सेटल कराया हो यहाँ पे। दूसरा आर्गुमेंट कहा जाता है कि यूएस के अंदर कई सारे जूस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एंड दे होल्ड वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, and that is the reason why US always maintain soft corner या sympathy for the Jews community, और उस कारण से भी US played a very proactive role in settlement of Israel as a country in West Asia. The point is simple कि US की हॉस्टिलिटी हो गई ईरान के साथ 1979 में आफ्टर इरानियन रिवॉल्यूशन, एंड US of course is a very important ally of Israel. तो इन दोनों की, तो इनको आप कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स, यूएस एंड इसराइल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ईरान एंड इसराइल आर हॉस्टाइल टू ईच अदर। सो आप कह सकते हैं कि इसराइल और सऊदी अरबिया के बीच में हॉस्टिलिटी के पीछे तो बस एक फैक्टर है, पैलेस्तीन, बट इसराइल और ईरान के हॉस्टिलिटी के पीछे दो फैक्टर्स हैं, पैलेस्टीनियन इशू एंड ईरानियन रिवॉल्यूशन, या यूएस फैक्टर, आप जो कहना चाहें। एंड दैट इज द रीजन वाई ईरान और इसराइल के बीच में हॉस्टिलिटी जो है वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में एज कम्पेयर टू हॉस्टिलिटी बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया इज ऑल्सो एन एलाई ऑफ यूएस, इसराइल इज ऑल्सो एन एलाई ऑफ यूएस। तो यूएस फैक्टर जो है काफ़ी हद तक इसराइल और सऊदी की हॉस्टिलिटी को मॉडरेट डाउन कर देता है, और सऊदी इज एलाई ऑफ यूएस, उसके पीछे भी ईरान फैक्टर है। यूएस का दुश्मन है ईरान, और सऊदी अरेबिया भी ईरान का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त हुआ। वही कौटिल्य की थ्योरी जो है, मंडल थ्योरी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो वैसे तो मंडल थ्योरी इज ऑल अबाउट नेबरहुड और सर्कुलरिटी, विल टॉक अबाउट दैट सम डे एल्स। द पॉइंट इज दिस आइडिया, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। ईरान और इसराइल के बीच में मैसिव हॉस्टिलिटी है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ईरान हैज मेंटेन्ड अ ग्रुप इन वेस्ट एशिया, जिसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मेनली अगेंस्ट इसराइल टू कर्ब इसराइल। अब हम लोग फोकस करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान और यूएस के बीच में तो हॉस्टिलिटी रहती ही है राइट सिंस 1979, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टाइम टू टाइम यूएस एक नहीं तो दूसरा तरीका ढूंढता है टू पुट सैंक्शंस ओवर ईरान in order to cripple down economy of Iran. और इस तरीके से सैंक्शंस लगा लगा करके यूएस हैज बीन एबल टू कर्ब ईरान्स इन्फ्लुएंस, स्पेशली इट्स इकोनॉमिक राइज। इसी तरीके का एक मैसिव सैंक्शन लगाया गया यूएस द्वारा 2012 में, जब यूएस ने एलिगेशन लगाना शुरू किया ईरान के ऊपर कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर रहा है डिस्पाइट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से ओनली द P5 कंट्रीज ऑफ यूएनएससी कुड डेवलप और wield न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाई गई 1967 में, एंड देन कट ऑफ डेट वाज 1970, तो इस ट्रीटी के हिसाब से ओनली दोज कंट्रीज हु हैड डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन बाय देन were allowed to sustain या hold a nuclear weapon for the time being, others were not allowed to develop nuclear weapon of their own. अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कई सारे देशों ने, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया ने, एंड ऑल्सो साउथ सूडान, इन्होंने साइन ही नहीं किया। तो हमारे ऊपर कोई भी लीगल या मोरल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, और इस कारण से हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन जो कि नहीं किया है, तो इस कारण से जब हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, भारत ने बनाया, तो उस केस में कोई एलिगेशंस नहीं लगा सकता हमारे ऊपर कि वी आर ब्रीचिंग सम इंटरनेशनल लॉ।
बट ईरान के केस में ईरान इज सिग्नेटरी ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड फिर यूएस ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू किए 2012 में कि एट सम ऑफ इट्स न्यूक्लियर साइट्स जैसे कि नतांज या फोर्डो, ये ईरान के न्यूक्लियर साइट्स है, वहाँ पे ईरान इज इनरिचिंग यूरेनियम टू द वेपन ग्रेड, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और ये सब एलिगेशंस लगा करके फिर यूएस ने सैंक्शंस लगवा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवा दिए ईरान के ऊपर 2012 में। दीज सैंक्शंस वेयर backed by United Nations Security Council also, क्योंकि US has of course huge dominance या influence in United Nations Security Council। अब जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो ईरान की इकोनॉमी जो है ट्रिपल डाउन होने लगी, कोलैप्स होने लगी। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा ही। तो 2012 से लेकर के 15 में ही इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ईरान के। And that is the reason why 2015 में ईरान was ready to sign a deal with US and its other allies, जिसमें सिर्फ allies तो नहीं थे, रसिया और चाइना जैसे देश भी थे, जिन्होंने मिल करके ईरान के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसको कहा गया ईरान न्यूक्लियर डील। इसको हम लोग P5+1 डील भी कहते हैं, क्योंकि P5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट कंट्रीज हैं वो +1 जर्मनी, इन्होंने मिल करके ईरान के साथ ये डील साइन किया था। इसी डील को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA भी कहते हैं। तो इस डील के हिसाब से फिर ईरान के ऊपर धीरे धीरे सैंक्शंस हटाए जाने शुरू किए गए। आप कह सकते हैं कि बराक ओबामा रेजीम जो था यूएस के अंदर, दैट प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फाइनलाइजिंग दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो यूएस का काम हो गया। 2012 में उसने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसको बहुत हद तक लिमिट डाउन किया। बट सैंक्शंस एक लिमिट से ज़्यादा अगर स्ट्रेच किया जाए तो कोई भी कंट्री बहुत बेलिजरेंट हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकता है, काउंटर अटैक के लिए रेडी हो सकता है। तो सैंक्शंस का फ़ायदा तभी उठाते हैं देश, कुछ दिनों तक सैंक्शंस लगाया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया, जिससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया और फिर विड्रॉ कर लिया ताकि किसी भी देश को बहुत ज़्यादा कॉर्नर में पुश ना किया जाए। तो यही बराक ओबामा की पॉलिसी थी, आप कह सकते हैं एक मॉडरेट अप्रोच, जहाँ पे ईरान के ऊपर थोड़े दिन तक सैंक्शंस लगाया, 3 साल तक अपने बाकी जो अलाइज हैं उनको कन्विंस करा के, और बाद में सैंक्शंस को लिफ्ट भी कर लिए 2015 में। ये होता है एक तरीके का बैलेंस्ड अप्रोच, आप कह सकते हैं बैलेंसिंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है वो ऐसे ही होती है। बहुत ज़्यादा आप किसी को कॉर्नर करेंगे देन दे वुड बी बाउंड टू फाइट बैक, एंड इन दैट केस देयर विल बी डैमेज ऑन यू एज वेल। तो यही किया बराक ओबामा के रेजीम ने, पहले सैंक्शंस लगाए और फिर सैंक्शंस लिफ्ट भी कर लिए, और इस तरीके से एक ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, वो फाइनलाइज हो गया। बट 2016 में यूएस के अंदर आ गए नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एंड डोनाल्ड ट्रंप, you all know, does not believe in balancing. It does not believe in moderate approach. Donald Trump unilaterally pulled out of this joint comprehensive plan of action. बाकी 5 देश, इन 6 में से 5 देश इस डील में बने रहे। यूएस pulled out of this ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018। कई सारे एलिगेशंस लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसलिए पुल आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और ये जो डील है इट इज वैलिड ओनली टिल 2030। आई वांट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स फ्रॉम ईरान। बट ये सब आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा दम था नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली वांटेड टू पुट कंप्लीट प्रेशर ऑन ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप टुक मच अग्रेसिव अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू ईरान as comparison to the बराक ओबामा रेजीम। तो वो तो डील से पुल आउट कर गए, लेकिन बाकी देश डील में फिर भी बने रहे। बट यूएस का पुल आउट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएस का पुल आउट होने का मतलब कि जो पुराना सैंक्शन रेजीम है ईरान के ऊपर वो लौट आया, और ईरान की इकोनॉमी में धीरे धीरे नेगेटिव इंपैक्ट होने लगा। तो ऑल रिमेनिंग 5 कंटिन्यूड इन द डील, बट यूएस पुल्ड आउट। अब ईरान जो है वो वापस से वो अपना हॉस्टाइल टेंडेंसी दिखाने लगा, जैसी जिसकी मैं बात कर रहा था। आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाओगे तो हॉस्टाइल टेंडेंसी दिखाएगा, क्योंकि जब वो बर्बाद हो रहा है तो और क्या करेगा, दैट पर्सन विल फाइट बैक। आप किसी कैट को भी अगर कॉर्नर कर दोगे तो वो भी फाइट बैक करेगी। तो ईरान तो एक बहुत काफ़ी मजबूत देश है, और साथ ही साथ ईरान को सपोर्ट करने लगा रसिया। रसिया स्टार्टेड बैकिंग ईरान in order to develop an axis of Russia, Iran and China against US influence। और यही कहानी रही लगभग 2024 तक।
जब जो बिडेन प्रेसिडेंट रहे तब तक यही कहानी रही। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज रिटर्न टू पावर इन यूएस, और डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइजिंगली थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस दिखाया है फॉर रसिया। वैसे अपने पहले रिजीम में भी ही हैड शोन सम सॉफ्ट स्टैंस फॉर रसिया, इस बार भी उन्होंने सॉफ्ट स्टैंस दिखाया रसिया के लिए। आपने देखा कि कैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कितना कॉर्नर किया था, अभी लगभग 1 महीने पहले वो वीडियो सामने आया था। तो डोनाल्ड ट्रंप is now showing soft corner for Russia, a soft approach for Russia. And that has provided enough scope for developing या rebuilding ties between Iran and US. तो US और रसिया के रिलेशंस थोड़े से बेहतर हुए हैं in Donald Trump 2.0, and that is the reason why there is now space for Iran and US relations rebuilding. और वही किया जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस से पावर में आए हैं, ही इज नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग यूएस बैक इनटू ईरान न्यूक्लियर डील। तो पहले खुद ही पुल आउट किया था, अब नाउ ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग यूएस बैक इनटू ईरान न्यूक्लियर डील। बहुत सारे मामलों में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट ही इज प्लानिंग। पहले पुल आउट किया, ईरान के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया, और अब ही इज ट्राइंग टू get US back into this Iran nuclear deal. As I told you, possibility is कि US has softened stance towards Russia and that has provided scope for it rebuilding ties between Iran and Russia. अब इस आर्टिकल को हम लोग समझने के लिए तैयार हैं। इस आर्टिकल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी पढ़ें, अच्छा आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल कहता है कि ईरान और सऊदी अरबिया, ये जो दो मेजर पावर हैं वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में, इनके बीच में काफ़ी कुछ बदला है। काफ़ी चीज़ें नहीं भी बदली हैं, बट काफ़ी चीज़ें हाल फिलहाल में बदली हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल रही है। सो डायनेमिक्स ऑफ ईरान एंड सऊदी रिलेशंस हैज चेंज टू सम एक्सटेंट, विच इज़ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स। क्या नहीं बदला है, पहले ये चर्चा हुई इस आर्टिकल में। तो जो कोर राइवलरी है वो तो रहेगी ही रहेगी। दोनों जो है वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में अपने आप को लीडर की तरह दिखाना चाहते हैं, सो दैट रीजनल राइवलरी विल कंटिन्यू। जियो पॉलिटिकल पोस्चर जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा। सऊदी अरबिया कंटिन्यूज टू अलाइन विथ यूएस, जबकि जनरली इजराइल इज कंसिडर टू बी, आई एम सो सॉरी, ईरान इज कंसिडर टू बी एंटी यूएस। तो वो जियो पॉलिटिकल पोस्चर तो रहेगा ही, बट फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। हाल फिलहाल में सऊदी अरबिया एंड ईरान जो है वो आपस में एंगेज कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। In fact, China has played a very proactive role in developing engagement between Saudi Arabia and Iran. They have started talking. साथ ही साथ ईरान के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेस है। ईरान के ऊपर बार बार सैंक्शंस लगने के कारण ईरान की इकोनॉमी जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। सऊदी अरबिया की इकोनॉमी जो है वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल इन द सेंस कि मेनली वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्टिंग, इट इज़ मूविंग बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल्स। प्लस सऊदी अरबिया को अब इस कारण से चाहिए कि अपनी वो इकोनॉमी को वो थोड़ा सा प्लूरलाइज करे, डाइवर्सिफिकेशन करे। साथ ही साथ सऊदी अरबिया को पता है कि अगर इकोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल सिस्टम है, सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं ऑथोरिटेरियन रिजीम है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो नाउ सऊदी अरबिया इज लुकिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए सऊदी अरबिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है विजन 2030। सो ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, सऊदी अरबिया इकोनॉमिक ट्रांजिशन चाहता है, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड ए काइंड ऑफ रेजोनेंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेगोशिएट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सऊदी अरबिया एंड ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी कम हुई है, एंड परहैप्स दैट इज़ द रीज़न वाई नाउ यूएस ऑल्सो वांट्स टू नेगोशिएट विथ ईरान एंड अगेन रेन्यू ईरान न्यूक्लियर डील। अब इन सब का फ़ायदा होगा भारत को। आप कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ें, जब तक आप उसका इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया नहीं पढ़ेंगे तब तक वो पूरी स्टडी बेकार है। देखिए, भारत के लिए वेस्ट एशिया रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे देश के कई सारे लोग, इंडियन डायस्पोरा, लगभग 9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा लिव्स इन दिस रीजन, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस वेस्ट एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। अभी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव मूव्ड बियॉन्ड गल्फ कंट्रीज, बट येट वेस्ट एशियन कंट्रीज ओवरऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट करता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली वेस्ट एशिया इज इंपॉर्टेंट, एंड इंडिया लगभग 80% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट के थ्रू मीट करता है, एंड 2/3 ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस
नीड्स आर मेड थ्रू वेस्ट एशियन रीजन। तो इन सब कारणों से वेस्ट एशिया, दोनों ही देश, ईरान एंड सऊदी अरबिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अब सऊदी अरबिया और ईरान अगर दोनों आपस में कुछ हद तक मॉडरेट डाउन हो रहे हैं, अपनी हॉस्टिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, तो इट विल अलाउ इंडिया टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू साइड्स इफ द हॉस्टिलिटी इज रिड्यूस्ड। सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है एंड आई जस्ट होप कि आपको सारी बैकग्राउंड की बातें समझ आए, करंट क्या चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में, वो भी आपको समझ आया। यूपीएससी ने चाबहार पोर्ट जो भारत डेवलप कर रहा है ईरान में, उससे रिलेटेड ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था 2017 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसराइल के बारे में भी हमने बात की, इंडिया इसराइल रिलेशंस के बारे में भी थोड़ी सी बात की। इंडिया इसराइल रिलेशंस के ऊपर ये मेंस में प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने 2018 में। आप खुद से अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड लुक एट द हिंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हिंदू कुश हिमालयन रीजन स्नो that is no longer stable. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. क्या है करंट न्यूज? तो एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, वहां पे स्नो परसिस्टेंस हैज बीन लोवेस्ट इन लास्ट 23 ईयर्स। तो ड्यूरिंग 2024-25 स्नो परसिस्टेंस वाज लोवेस्ट। स्नो परसिस्टेंस होता क्या है? स्नो परसिस्टेंस होता है कि जितने एरिया में नॉर्मली स्नो रहती है ड्यूरिंग द विंटर टाइम, उसका कितने परसेंट में एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर विंटर सीजन में स्नो है, दैट इज स्नो परसिस्टेंस। मैं एग्जांपल की मदद समझाता हूँ। ये आर्टिकल जो हाल फिलहाल में स्टडी है वो कहता है कि स्नो परसिस्टेंस इन 2024-25 इन हिंदू कुश रीजन वाज ओनली 23.6%। इसका सरल सा मतलब ये है कि जितने एरिया में नॉर्मली विंटर में स्नो भरी रहती है, जमी रहती है, उसके सिर्फ 23.6% एरिया में ही स्नो थी इन द हिंदू कुश माउंटेन रीजन इन ईयर 2024-25 विंटर। तो स्नो परसिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। पिछले कुछ सालों में स्नो परसिस्टेंस लगातार कम होता जा रहा है और पिछले साल इट हैज रिड्यूस्ड डाउन टू 23.6%। स्नो परसिस्टेंस कम होने का मतलब है, सीधी सी बात है कि स्नो कम बन रहे हैं, सस्टेन कम हो रहे हैं, तो ग्लेशियर्स जो है फास्ट तरीके से मेल्ट कर रहे हैं इन हिंदू कुश रीजन। अब हिंदू कुश में मेल्ट हो रहे हैं तो द सेम ट्रेंड विल बी सीन इन हिमालयन रीजन्स ऑल्सो, हिमालयन ग्लेशियर्स ऑल्सो। ये क्यों कंसर्न वाली बात है? क्योंकि जो स्नो मेल्ट होता है, इस एरिया में जो स्नोफॉल होता है, जो ग्लेशियर्स को भी ऑगमेंट करता है, वो जब मेल्ट होता है ड्यूरिंग द समर, तो इट प्रोवाइड्स रन ऑफ वाटर फॉर 12 मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, अमू दरिया। और इन रिवर्स के ऊपर लगभग 2 बिलियन पॉपुलेशन, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों का पॉपुलेशन हेवली रिलाई करता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। तो कहीं ना कहीं स्नो परसिस्टेंस का कम होना इज अ थ्रेट ऑन वाटर सिक्योरिटी अक्रॉस एशिया, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हिंदू कुश माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो हिंदू कुश माउंटेन यहाँ पे कहीं पे दे आर एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय का वेस्टर्न साइड का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं हिंदू कुश। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय बट दे आर जियोलॉजिकली कनेक्टेड विथ हिमालय, बट दे आर सेपरेट माउंटेन रेंज। हिंदू कुश वो अफगानिस्तान, नदर्न पाकिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्ट्रेच करते हैं। लगभग 800 किलोमीटर की उनकी लेंथ है हिंदू कुश माउंटेन की। तिरीच मीर इज द हाईएस्ट पीक। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, इट इज इन पाकिस्तान। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पास है हिंदू कुश माउंटेन में, खाइबर पास एंड सलांग पास। दिस खाइबर पास एंड सलांग पास ट्रेडिशनली हैज बीन बेसिस फॉर ट्रेड रूट्स, जैसे कि एंशियंट सिल्क ट्रेड रूट, प्लस दे हैव आल्सो सपोर्टेड फॉरेन इन्वेजन्स, जिसने भारत की हिस्ट्री को काफी हद तक चेंज किया है या इम्पैक्ट किया है। तो फॉरेन इन्वेजन्स को सपोर्ट करता रहा है ये दो पासेज जो हैं हिंदू कुश रीजन के, एंड दैट इज द रीजन वाई समटाइम्स हिंदू कुश इज ऑल्सो रेफर्ड एज किलर ऑफ हिंदूज, बिकॉज फॉरेन इन्वेजन्स के कारण बहुत सारे इन्वेडर्स आए हैं हु हैव कॉज्ड मसाकर इन इंडिया, दैट इज वाई हिंदू कुश इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज किलर ऑफ हिंदूज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो एक तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से हमने देखा, दूसरा हमने थोड़े से हिंदू कुश माउंटेन के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख ली। हिंदू कुश माउंटेन के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्टिकुलेट इमिशन ट्रेडिंग मार्केट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सबसे पहले इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स के बारे में समझते हैं, ईटीएस। देखिए इमिशन ट्रेडिंग स्कीम सिंपली मीन्स कि
एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मार्केट जिसकी मदद से किसी भी तरीके का एयर पॉल्यूटिंग जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस हों, चाहे पर्टिकुलेट मैटर हों, उनके रिलीज को लिमिट किया जाए। इस तरीके के स्कीम्स को कहा जाता है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स। दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ताकि ट्रेडिंग की मदद से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस या अदर पर्टिकुलेट मैटर्स का इमिशन जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनके इमिशंस को रोका जाए। तो हाउ इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स वर्क? इमिशन ट्रेडिंग स्कीम में क्या किया जाता है कि अलग अलग फैक्ट्रियों को एक राइट टू एमिट परमिट दे दिया जाता है कि भैया तुम इतना ही इमिशन कर सकते हो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। सो एवरी कंपनी गेट्स अ पर्टिकुलर परमिट which can be considered as a right to emit permit in terms of greenhouse gas या in terms of particulate matter। अब मान लीजिए कंपनी ए के लिए इतना परमिट था, कंपनी बी के लिए इतना परमिट था। कंपनी बी ने जो उसकी परमिट थी उससे ज़्यादा इमिट कर दिया। दिस इज कंपनी बी, उसकी जो परमिट थी उससे ज़्यादा इमिट कर दिया। तो अब इसके ऊपर या तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि किसी और कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी ए ने जो उसको प्रोवाइडेड लिमिट थी उससे कम इमिट किया है, तो नाउ कंपनी ए विल गेट क्रेडिट, और उस क्रेडिट को कंपनी ए चाहे तो दूसरे कंपनी को सेल कर सकता है जिसने अपनी लिमिट से ज़्यादा इमिशन किया है, और इस तरीके से फिर कंपनी बी कैन अवॉइड एनी पेनल्टी। तो सरल सी बात है, आपको भी 100 यूनिट मान लीजिए परमिटेड है, आपको भी 100 यूनिट परमिटेड है, आपने 110 यूनिट इमिशन कर दिया, आपने कंपनी ए ने सिर्फ 90 यूनिट इमिशन किया है, तो कंपनी ए को 10 यूनिट जो चूंकि कम इमिशन किया उसका एक क्रेडिट मिलेगा, उस क्रेडिट को वो ट्रेड कर सकता है, सेल कर सकता है, मोनेटाइज कर सकता है। अब दिस emission is not only in terms of greenhouse gas, it is also in terms of particulate matter. So there is a proper trading platform and permit allocation. These two together provides emission trading schemes. अब ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के प्लेटफॉर्म पे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 6 फाइनलाइज किया गया है, विच प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब। और ये कार्बन क्रेडिट ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब सिस्टम कैसा होना चाहिए, दैट हैज बीन रिसेंटली फाइनलाइज्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट वाज हेल्ड इन बाकू इन 2024। तो पेरिस क्लाइमेट डील में कॉन्सेप्ट लाया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन के लिए हम लोग इस तरीके का एक मार्केट डेवलप करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को लिखा गया इन आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, बट वो मार्केट एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करेगा वो फाइनलाइज किया गया इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 दैट वाज रिसेंटली हेल्ड इन 2024 of United Nations Framework Convention of Climate Change. This conference of party was held in Baku, Azerbaijan. अब पेरिस अग्रीमेंट में या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में मेनली जिस इमिशन ट्रेडिंग मार्केट के बारे में बात हुई है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। बट जो करंट डिस्कशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सूरत इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। भारत का एक अपना सूरत में गुजरात के अंदर एक इमिशन ट्रेडिंग मार्केट है। दिस सूरत इमिशन ट्रेडिंग स्कीम इज यूनिक बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलेट मैटर, और इसकी खासियत यह है कि इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट टू कंट्रोल पर्टिकुलेट मैटर इमिशन। और भारत के लिए किसी भी तरीके के पॉल्यूटेंट के लिए यह पहला मार्केट था, सूरत इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। और हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहता है, ये स्टडी कहता है कि सूरत इमिशन ट्रेडिंग स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग पर्टिकुलेट मैटर इमिशन। जो इमिशन को कट डाउन करने का कॉस्ट है दैट हैज ड्रॉप डाउन बाय 10% या इवन मोर देन दैट। कंप्लायंसेस विद एनवायरमेंटल लॉज हैव आल्सो गॉन अप। याद रखिएगा, सूरत इमिशन ट्रेडिंग मार्केट ये दुनिया का पहला मार्केट है फॉर पर्टिकुलेट मैटर के इमिशन को कट डाउन करने के लिए, और भारत का किसी भी गैसेस के लिए पहला मार्केट है उनके इमिशन को कट डाउन करने के लिए एज फार एज पॉल्यूटिंग गैसेस आर कंसर्न। इस टॉपिक के डिस्कशन पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पहलगाम टेरर अटैक, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेसेस इन न्यूज में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट न्यूज ये है कि भारत में वन ऑफ द डेडलीस्ट टेरर अटैक ऑन सिविलियन पॉपुलेशन देखा गया on 22 अप्रैल सिंस 26 नवंबर 2008। तो 2008 में जो मुंबई के अंदर
26 नवंबर को टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद आप कह सकते हैं कि डेडलीस्ट अटैक ऑन सिविलियन पॉपुलेशन हैज बीन विटनेस्ड yesterday. It's a matter of concern, of course. Unfortunate incident. इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, एकाएक से फायरिंग शुरू कर दी मिलिटेंट्स ने ऑन टूरिस्ट ग्रुप, और जिसमें से 25-26 लोगों की डेथ भी हो गई है। क्लिंस पर्सपेक्टिव से आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि दिस इंसिडेंट हैपेंड एट बैसारन मेडोज इन द अपर रीचेज ऑफ पहलगाम, एंड पहलगाम इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिस टेरर ग्रुप ने इस एक्टिविटी को किया है वो है रेजिस्टेंस फ्रंट, इट इज एन ऑफ सूट ऑफ लश्कर तोयबा। उनका कहना है कि चूंकि बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, दैट इज वाई दे हैव अटैक। तो ऑफ कोर्स ये सब तो प्रोपागेंडा होता है, मेनली तो उनको दहशत फैलाना होता है ताकि डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर यूथ जो है एलियनेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, तो टेरर ग्रुप्स को जाकर के ज्वाइन करेगा और ज़्यादा वो मजबूत हो पाएंगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वेटिकन सिटी से रिलेटेड, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे द 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डेबरी लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा डीआरडीओ ने क्लेम किया है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वर्ल्ड अर्थ.org मनाता है, नॉट यूनाइटेड नेशंस मनाता है अर्थ डे। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लग वाला तो क्वेश्चन सिंपल था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।